दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत संबंध जान चुके हैं, संबंध के बाद फलन की जानकारी करनी है। तो सबसे पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने जाना था समुच्चय को। समुच्चय के बाद संबंध कब समझ में आए, जब समुच्चयों पर संक्रिया गुणन की, जो कार्तीय गुणन के नाम से जानी गई। कार्तीय गुणन क्यों कहते हैं उसको? रेने दी कार्टेस ने कार्तीय गुणन की संक्रिया दी, इसलिए उनके सम्मान में उसे कार्तीय गुणन कहा गया। कार्तीय गुणन जब समझ गए थे तब हमने संबंध समझ लिया। अब संबंध के बाद फलन समझना है। तो देखिए, जो बच्चा समुच्चय जानेगा तभी संबंध जान पाएगा, और संबंधों को जानेगा तभी वो फलन जान पाएगा, और फलन आगे जाकर के जो प्रयुक्त होगा वो गणित की शाखा है, उसका नाम है कलन, जिसे कहते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस दो भागों में बट जाता है, एक हो जाता है समाकलन, एक हो जाता है अवकलन। एक ब्रांच हो जाती है समाकलन की और एक ब्रांच हो जाती है उसकी अवकलन की। समाकलन और अवकलन की संक्रिया है। अवकलन की संक्रिया से जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा अवकलन, और समाकलन की संक्रिया से जो परिणाम आएगा वो कहलाएगा समाकल। परंतु इन संक्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फलों पर। और जब हम फलन नहीं जानेंगे तो इनको भी नहीं जान पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से समझिए, जैसे संख्याओं को जाने बिना संक्रियाओं की बात करें, चाहे वो योग संक्रिया हो, चाहे वो गुणन संक्रिया हो, चाहे वो कोई सी भी संक्रिया है, तो संख्याओं को जानना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से फलन मूल तत्व है कलन का। कलन को तभी पढ़ पाएंगे जब फलनों की जानकारी अच्छी प्रकार से कर लेंगे। तो हम फलनों को समझते हैं। तो फलन संबंध के बाद की श्रेणी है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि संबंध ही फलन में बदलेंगे, पर प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, जबकि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। तो कौन से संबंध फलन होते हैं? वही संबंध फलन होते हैं जिनके अंतर्गत प्रत्येक x अद्वितीय y से संबंधित होता है। x और y कोई संबंध R समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, तब x एलिमेंट A में बिलोंग करेंगे और y एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे। x का y कौन कहलाता है? प्रतिबिंब, और y का x कौन होता है? पूर्व प्रतिबिंब। संबंध का सह प्रांत B, लेकिन प्रांत वो अवयव आते हैं A के जो संबंध बना रहे होते हैं। इसी प्रकार से परिसर के अंतर्गत B के वो अवयव आते हैं जो संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, फलन ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध बनाता है। मान लीजिए इसके अंतर्गत x1, x2, x3 इस प्रकार से एलिमेंट है। इसके अंतर्गत है y1, y2, y3, अब तो और भी हो सकते हैं। A समुच्चय है, ये B समुच्चय है, तब A से B में संबंध तो इस वक्त भी हो रहा है, जिसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। अगर किसी x1 से x1 ने किसी y2 से संबंध कर लिया तब भी संबंध परिभाषित हो जाएगा, परंतु ये फलन नहीं हो सकता। फलन होने के लिए A का प्रत्येक अवयव B के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध करना चाहिए, अद्वितीय अवयव से संबंध करना चाहिए। तो इसमें अभी दो अवयव छूट रहे हैं, तो ये दो अवयव भी अगर संबंध कर लेते हैं और इन्होंने भी संबंध कर लिया, तब हम देख रहे हैं कि A का प्रत्येक अवयव संबंध कर रहा है और B के केवल और केवल एक अवयव से संबंध हो रहा है। x1 का भी एक से हुआ है, x2 का भी किसी एक से हुआ है, x3 का भी किसी एक से हुआ है। तो यह संबंध A से B में एक फलन कहलाएगा।
अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट x1, x2, x3 इस प्रकार से चल रहे हैं। यहाँ पर है y1, y2, y3, y4, कोई भी हो सकते हैं। अब x1 ने संबंध किया y1 से, x2 ने भी संबंध किया y1 से, x3 ने संबंध कर लिया y2 से। अब देखिए क्या ये संबंध फलन है। तो फलन की परिभाषा के अंतर्गत अगर कोई संबंध समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, तब A का प्रत्येक अवयव B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो A का प्रत्येक अवयव संबंध बना रहा है। x1 कितने अवयवों से बना रहा है? 1 से, वो y1 है। x2 भी कितने से बना रहा है? 1 से, वो y1 है तो 1। x3 भी 1 से बना रहा है, तो यह संबंध एक फलन हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए x1, x2, x3 इसमें चल रहे हैं y1, y2, y3। x1 ने संबंध किया y1 से, x1 ने संबंध किया y2 से, x2 ने किया y3 से, x3 ने भी y3 से कर लिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि A से B में संबंध तो ये है, क्योंकि A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय ही A से B में एक संबंध होता है। तो संबंध तो है, लेकिन क्या ये संबंध फलन है? संबंध के अंतर्गत तो A क्रॉस B में कुल 9 अवयव आएंगे। x1, y1, x2, x1, y2, x1, y3, x2, y1, x2, y2, x2, y3 इस प्रकार से आएंगे। तो संबंध तो हो जाएगा, परंतु क्या ये संबंध एक फलन है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x1 ने 2 से संबंध कर लिया है, y1 से भी, y2 से, और कोई भी अवयव A का 2 से संबंध नहीं कर सकता है, तो ऐसा संबंध फलन की श्रेणी में नहीं आएगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। A से B में x1, x2, x3 यहाँ पर है y1, y2, y3। x1 ने किया y1 से, x3 ने कर लिया y2 से। अब देखिए क्या ये फलन है? तो इसके अंतर्गत A के सभी अवयव संबंध नहीं बना पा रहे हैं। तो संबंध से फलन होने की आवश्यक शर्त है कि अगर कोई संबंध समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, तब A का प्रत्येक अवयव और B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर तो A का प्रत्येक अवयव संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए फलन नहीं हुआ। यहाँ पर प्रत्येक तो बना रहा है, पर ये 2 से बना रहा है, तो इसके प्रतिबिंब कितने हो गए? 2। जबकि प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अद्वितीय। तो वह संबंध जिसके अंतर्गत प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। तो ये भी फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है, जबकि ये फलन है और ये भी फलन है। अब x1 का y1 कौन कहलाता है? संबंध के अंतर्गत भी हमने देखा प्रतिबिंब कहलाता है, और y1 का ये कौन कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो फलन में और संबंध में जो संबंध के अंदर विशेषता है वो फलन में रहेंगी, क्योंकि संबंध में से ही फलन प्राप्त हो रहा है। तो संबंध का सहप्रांत कौन है? B। तो फलन का भी सहप्रांत कौन रहेगा? B ही रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रांत जब ज्ञात करते थे संबंध के अंतर्गत, तो वो ही अवयव आते थे प्रांत के अंतर्गत जो संबंध करते थे, लेकिन फलन के अंतर्गत सभी संबंध करते हैं। तो इसलिए प्रांत में यह देखने की जरूरत ही नहीं है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जब वो संबंध फलन बन चुका है तो उसका प्रांत क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव करता है, और उसका सहप्रांत B हो जाएगा। तो दोनों तो हमें प्राप्ति हो जाएंगे अगर ये पता चल जाएगा कि फलन किस समुच्चय से किस समुच्चय में परिभाषित है, तब हमें प्रांत और सहप्रांत सीधे मिल जाएंगे। अब बात आती है परिसर ज्ञात करने की। तो परिसर के अंतर्गत वही अवयव लिए जाएंगे सहप्रांत से जो वहां पर प्रतिबिंब बन रहे हैं, जो एक अवयवों के प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो प्रतिबिंबों का समुच्चय ही संबंध में परिसर हुआ करती थी और फलन में भी वही परिसर रहेगी। तो परिसर हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय अथवा उसके बराबर हो सकती है। तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर ये कह दिया जाता है कि फलन समुच्चय A में परिभाषित है, तो ठीक संबंध की तरह ही समझे। संबंध किसी समुच्चय पर परिभाषित है तो
उसी समुच्चय से उस पर माना जाता है, उसका सहप्रांत भी वही हो जाता है, प्रांत के अवयव भी उसी में रहते हैं। इसी प्रकार से अगर ये कह दिया जाए कि कोई फलन ए में परिभाषित है तो उसका प्रांत और सहप्रांत समान हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा ए। तो फलन को कहां से कहां मानेंगे, ए से ए पर। क्लियर हो गई ये बात। अब फलन के लिए क्या सिंबल मानते हैं, फलन के लिए एफ मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, इत्यादि मान लेते हैं। अब फलन को कैसे लिखना है, कोई फलन परिभाषित है समुच्चय ए से बी में, तो फलन को लिखेंगे एफ सब्सटेट ए टू बी, अर्थात प्रांत उसका हो जाएगा ए, सहप्रांत उसका हो जाएगा बी। परिसर उन बिंदुओं का समुच्चय होगी जो प्रतिबिंब होंगे, तो प्रतिबिंबों का समुच्चय ही क्या होगी, परिसर होगी। तो ये है फलन। अब ये तो हमने फलन तीर आरेख से समझा, अगर रोस्टर में लिखा है तो कैसे पता लगाएंगे कोई संबंध फलन है कि नहीं है। तो जो पहला घटक है त्रिमितीय का एक्स वाई प्रकार के जो अवयव है, पहला घटक है उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। क्यों, इसमें हम देख रहे हैं कि x1y1 और x1y2 आएगा तो x1 दोबारा आ गया, तो प्रथम घटक है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी त्रिमितीय युग्म का प्रथम घटक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक को संबंध करना है, तो किसी न किसी त्रिमितीय युग्म में अवश्य होना चाहिए और कोई एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा घटक है वो किसका होना चाहिए, बी का, तो वह संबंध ए से बी में एक फलन होगा। इस प्रकार से पता लगा लेंगे, ठीक है। अब एट लास्ट हम फलन की वास्तविक जो रूपरेखा क्या है उसको समझते हैं। फलन एक राशि की दूसरी राशि पर निर्भरता है। उदाहरण के लिए बाई युगल मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्टार, और यहाँ आपसे कह दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कोई प्राकृत संख्या है। तो आप देख रहे हैं x का मान यहाँ से आप लगाओगे इसमें, तो x का मान लगाने से y का मान प्राप्त हो जाएगा। x इक्वल 1 लगाओगे तो y का मान 1 आएगा, x इक्वल 2 लगाओगे तो y का मान 4 आएगा। इस प्रकार से y का मान बदलता रहेगा। कब बदल रहा है, जब x का मान बदल रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब एक चर राशि बदलती है तो उसके सापेक्ष दूसरी राशि जब बदलती है तो वो उसका क्या कहलाती है, फलन कहलाती है। तो यहाँ y है वो x का फलन हो गई है। a अवयव जो y है, तो हमने देखा कि फलन के अंतर्गत हम x1 लगाते हैं तभी उसकी इमेज y1 प्राप्त होती है। तो फलन के अंदर x का मान लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, y। तो y को x का क्या कहा जाएगा, फलन। y x पर निर्भर कर रही है तो y x का फलन कहलाएगी। तो फंक्शन ऑफ x क्या है, द्वितीय कोऑर्डिनेट है, अर्थात ये कहा जा सकता है पहला x है तो दूसरा निर्देशांक वही है x होता है, और ये कहलाता है x पर फलन का मान। प्रतिबिंब है वो कौन होता है, x1 पर फलन का मान है y1, तो फलन का मान है। फलन क्या है, एक नियम है। यहाँ वो नियम क्या है, स्क्वायर है। अगर कोई भी राशि इसमें लगाओगे तो उसका वर्ग कर दिया जाएगा, और वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब, उसी का प्रतिबिंब, उसी को कहा जाता है फलन का मान। ये ही है फंक्शन ऑफ x, x पर फलन का मान। तो यहाँ फलन क्या है, फलन को स्पष्ट करें तो फलन आपका है ये फंक्शन एज ए मशीन। फलन एक मशीन की तरह है, इसे एक मशीन की तरह देखें। देखिए, मान लीजिए ये मशीन है और इसका आप इसमें इनपुट यहां से दे रहे हो, आउटपुट आपको यहां से मिल रहा है। तो यह हो गया इसका इनपुट और यहां प्राप्त हो रहा है आपको आउटपुट। तो इनपुट आपने दिया x, तो आउटपुट आपको y मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, फलन के अंदर x आएगा जो भी फलन है, तब आउटपुट प्राप्त हो जाएगा y के रूप में। तो y ही आपका fx है। जैसे ये वर्ग फलन है, वर्ग फलन है तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, वर्ग फलन आ गया f का मान स्क्वायर। अब x इसके अंदर तक आया तो आपको क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर। क्या प्राप्त होगा फिर आपको x स्क्वायर, x स्क्वायर ही क्या है, y। क्लियर। जब एक चर राशि दूसरी चर राशि पर निर्भर करती है
तो यहाँ x कैसा अचर कहलाता है? स्वतंत्र। और y कैसा अचर कहलाता है? परतंत्र, आश्रित, क्योंकि ये x पर निर्भर कर रहा है। तो चर राशि दो भागों में बट गई, एक स्वतंत्र और एक हो गई आश्रित। इसी प्रकार से अचर राशियां भी दो भागों में बटी हुई है। एक राशि होती है निरपेक्ष चर और एक होती है स्वेच्छ चर। समझना ध्यान से, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है आर्बिट्रेरी। तो स्वेच्छ क्या है? स्वेच्छ एक प्रश्न में तो स्थिर रहती है और दूसरे प्रश्न में बदल सकती है, जबकि निरपेक्ष सदैव स्थिर रहती है। तो निरपेक्ष के अंतर्गत जैसे 2, 4, 5 इस प्रकार से संख्याएं, स्वेच्छ के अंतर्गत A, B, C इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। तो इंग्लिश वोकैबुलरी के जो फर्स्ट 13 लेटर हैं वो स्वेच्छ अचरों के लिए, और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं गणित की वो सब निरपेक्ष अचर होते हैं। तो ये आपको बता दिया कि 5 है, चाहे इसको फिजिक्स में यूज करें, चाहे इसको केमिस्ट्री में यूज करें, चाहे आप हिस्ट्री में जाएं, चाहे आप मैथमेटिक्स में जाएं, चाहे आप किसी भी समय पर यूज करें, चाहे किसी भी स्थान पे यूज करें, लेकिन इसका मतलब 5 ही है। ये नहीं बदल सकती, परंतु ये बदल सकती है। कैसे? एक द्विघात समीकरण जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, और आपसे पूछा जाता है a की वैल्यू क्या है। श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपसे पूछते हैं कि a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू आप 2 बताओगे, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 बताओगे। क्या आप इनको याद रखोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आएगा तो एबीसी के मान बदल जाएंगे। जब आपसे कहा गया है कि एबीसी यहाँ पर अचर राशियां है और एक्स यहाँ पर चर राशि है, तो एक्स की वैल्यू अपन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि एबीसी अचर कहा जा रहा है, फिर भी प्रश्न बदलता है तो उसके साथ ये बदल जाती है, अचर होते हुए भी बदल जाती है। तो ये कैसी अचर है? स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर वो अचर होते हैं जो गणित के एक प्रश्न में तो स्थिर रहेंगे। जब इस प्रश्न की बात चलेगी तब तो a का मान 2 ही यूज किया जाएगा, b का मान -3 ही यूज किया जाएगा, परंतु अगर प्रश्न बदलता है तो इनके बदलने की संभावना है। परंतु ये निरपेक्ष अचर है, ये कभी नहीं बदलने वाले, चाहे आपका प्रश्न बदल जाए, चाहे आपका स्थान बदल जाए, चाहे आपका समय बदल जाए, परंतु ये 5 ही रहेगा। तो ये निरपेक्ष अचर होते हैं। इसी प्रकार से चर राशि भी 2 भागों में बट गई है। ये तो आपकी अचर राशि 2 भागों में बट गई और ये आपकी चर राशियां भी 2 भागों में बट गई है, एक स्वतंत्र एक आश्रित। जब एक राशि का मान लगाने पर दूसरी राशि का मान प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक के मान को बदलने पर जब दूसरी राशि का मान बदलता है तो वो राशि उसका फलन कहलाती है। तो यहाँ पर y को x का फलन कहा जाएगा, जिसे इस प्रकार से लिखा जाएगा y इक्वल फंक्शन ऑफ x। y फलन है x का, तो y इक्वल फंक्शन ऑफ x, या इसको पढ़ा जा रहा है फंक्शन ऑफ x, x का फलन, x का फलन। फलन के लिए f माने या g माने या कुछ भी माने, तो फंक्शन ऑफ x, x का फलन, तो x का फलन है y। तो अर्थात ये कहा जा सकता है प्रांत के अवयव जो भी है उसका फलन हो जाता है सहप्रांत का अवयव जो उससे संबंध करता है। तो एक फलन परिभाषित हो जाता है ए से बी में। अब फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिषद तीनों तुम्हारी समझ में आ गए हैं, तब हम फलन पर आगे चर्चा करते हैं। तो इसके बाद यह देखना है कि कोई फलन परिभाषित कब होता है, कोई फलन परिभाषित कब होता है, डिफाइन कब होता है। जब फलन का मान किसी बिंदु पर निश्चित एवं वास्तविक प्राप्त होता है तो उस बिंदु पर फलन परिभाषित माना जाता है। जब फलन का मान अनिर्धारित प्राप्त हो जाए अथवा अपरिभाषित हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो फलन वहां पर अपरिभाषित माना जाता है। फलन का मान काल्पनिक हो जाए तब भी उसे अपरिभाषित ही माना जाएगा। तो फलन का मान निश्चित होना चाहिए, उसके साथ साथ वास्तविक भी होना चाहिए। फलन का मान से क्या तात्पर्य? प्रतिबिंब। जैसे फलन दे दिया आपको फंक्शन ऑफ x इक्वल 2x प्लस 1,
और आपसे कह दिया जाता है कि x बराबर 3 पर फलन का मान बताइए, पर फलन का मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल 3। तो x के स्थान पर फलन में क्या लगा देंगे? 3। तो फलन में x की जगह हमने क्या लगा दिया? 3। तो फलन का मान प्राप्त होगा, तो 2 × 3 + 1, फलन का मान आ गया 7। तो यहाँ पर x प्रांत का अवयव है, 3 पर फलन का मान 7 है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 3 का संबंध 7 से हो रहा है, अर्थात 3 का प्रतिबिंब 7 है। तो मान ही उसका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। और 7 का 3 कौन लगेगा? पूर्व प्रतिबिंब हुआ। और 3 का कौन हुआ? 7 प्रतिबिंब हुआ। अगर ये मान वास्तविक है तो प्राप्त होगा, काल्पनिक है तो प्राप्त नहीं होगा, अनिर्धारित है तो प्राप्त नहीं होगा। तो फलन का मान निश्चित और वास्तविक आना चाहिए। अब परिभाषित कब होता है फलन? परिभाषित फलन डिफाइंड कब हुआ फलन? देखिए, किसी फलन के परिभाषित होने के लिए उसका उस बिंदु पर मान निश्चित एवं वास्तविक होना चाहिए, तो फलन परिभाषित है, अन्यथा अपरिभाषित माना जाएगा। एक फलन लेते हैं हम यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x इक्वल 1/x-3। तो आपसे पूछा जाता है क्या x बराबर 3 पर फलन परिभाषित है? तो इसमें आप 3 लगाइए, फिर बताइए क्या प्राप्त होता है। तो आपको इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो आप मना कर दोगे कि 3 पर फलन परिभाषित नहीं है। इसका क्या अर्थ है? ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है? ज्यामिति में इसका अर्थ है कि x बराबर 3 पर फलन का वक्र टूटा हुआ है, अर्थात वक्र वहां पर ब्रेक हो गया, टूट गया। जो इसका आरेख चल रहा है वो वहां पर टूट गया। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहां अनिर्धारित भी प्राप्त हो जाए, तो वहां पर हम मना कर देंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा फलन लेता हूं मैं, g ऑफ x इक्वल, हमने फलन लिया x की पावर x, किसी भी रूप का फलन हो सकता है। और यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान बताओ। तो जैसे ही 0 पर आप देखोगे तो 0 की पावर 0 होगी। तो 0 की पावर 0 का मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इसका मान 0 है अथवा 1, क्योंकि किसी भी अशून्य आधार पर जब शून्य घात लगती है तब तो 1 होता है, और शून्य पर जब शून्य आधार होता है और शून्य आधार पर कोई अशून्य घात लगती है तब होता है शून्य। शून्य आधार पर कोई भी घात लगाने से शून्य नहीं आता है। शून्य आधार पर घात कैसी होनी चाहिए? अशून्य। अगर आधार आपका, मान लीजिए आपने आधार को शून्य ले लिया, तो घात कैसी होनी चाहिए? फिर अशून्य होनी चाहिए, तभी तो जाकर के शून्य आ सकता है। अगर आपने इसे अशून्य ले लिया है आधार को, तो फिर घात आपने शून्य लगा दी है, तो 1 हो जाना चाहिए। अब बताइए कौन सी बात को आप फॉलो करोगे? या तो दोनों ही शून्य हो गए, तब हम एक भी बात नहीं लगा सकते, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाती है, अर्थात इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो फलन यहाँ पर अपरिभाषित माना जाएगा, फलन का पत्र यहाँ पर टूट जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? अब फलन परिभाषित कब होता है? जब उसका मान निश्चित आए और वास्तविक आए। एक फलन और लेता हूं मैं, h ऑफ x इक्वल, मैंने ले लिया त्रिकोण की फलन sin x, और इसमें मैंने एंगल लगा दिया इनफाइनाइट। क्या लगा दिया? अनंत लगा दिया। यहाँ पर अनंत एंगल लगा दूंगा तो साइन अनंत। अब आप देख रहे हैं कि साइन के अंदर एंगल कुछ भी लगा दें, पर साइन का स्वभाव है कि -1 से कभी नीचे नहीं जा सकता और 1 से कभी ऊपर नहीं जा सकता। इसकी वैल्यू हमेशा, हम ये बात जानते हैं कि साइन x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहती है? -1 से बड़ी या बराबर, परंतु 1 से छोटी या बराबर, इतनी ही रहती है। चाहे एंगल को आप कुछ भी इसमें लगा, तो कितना भी बड़ा एंगल लगा ले, क्योंकि हमें पता है sin का थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल 1, इनके वर्गों का योग हमेशा 1 रहता है। तो कितनी भी वैल्यू इस पर लगा लेंगे, इसकी वैल्यू इनकी मध्य रहनी है। अब आपने अनंत एंगल लगा दिया, तब भी वैल्यू तो इनकी मध्य रहेगी। ये तो निश्चित है कि -1 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा, परंतु ये तो निश्चित नहीं है कि वो वैल्यू है कौन सी,
वो वैल्यू है कौन सी। हम तो ये भी पता लगाने में सक्षम नहीं है कि 0.1 और 0.2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि 0.1 के बाद कौन सी संख्या आएगी। जब रियल नंबर में हम हैं तो क्या वास्तविक संख्या रेखा पर ये बता सकते हैं कि 0.1 के बाद कौन सी संख्या आएगी। नहीं बता सकते। 0.1 से 0.2 तक जाने में असंख्य संख्या है, यहाँ पर असीमित है। तो फिर कैसा मान हो गया, अनिश्चित। वास्तविक तो है परंतु अनिश्चित है। अनिश्चित है तो फलन अपरिभाषित माना जाए। दूसरी तरफ देखिए, फलन इस प्रकार से आ जाता है। एक फलन और दे रहा हूं मैं तुम उदाहरण में, फंक्शन ऑफ x इक्वल √x, और यहाँ आपसे कह दिया जाता है कि x इक्वल -2 पर फलन का मान बताइए। तो आप -2 फलन में लगाएंगे तो -2 पर फलन का मान क्या आ जाएगा, काल्पनिक, तो भी फलन अपरिभाषित माना जाएगा। तो अपरिभाषित होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो निश्चित नहीं हो या फिर वो वास्तविक नहीं हो। निश्चित भी होना चाहिए और वास्तविक भी होना चाहिए। निश्चित एवं वास्तविक होता है किसी बिंदु पर फलन का मान, तो इस बिंदु पर फलन को परिभाषित माना। यह है फलन। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। अब फलन का प्रांत, सह-प्रांत और परिसर। एक फलन है, मान लीजिए g, such that a to b, इस प्रकार से परिभाषित है कि वो a से b पर है। तो आप बता सकते हो कि फलन का प्रांत क्या होगा, a, और फलन का सह-प्रांत क्या होगा, b। बात रही परिसर की, तो परिसर ज्ञात करना ही पड़ेगा कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है। तो परिसर ज्ञात करना पड़ेगा। संबंध को हमने r से माना, उपसमुच्चय था। फलन को हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं। तो ये आपका फलन कंफर्म हो जाता है। अब हम फलनों के प्रकारों में जाएंगे। तो फलनों के प्रकारों में जाने से पहले जितना आपने समझा है उसे रिटन वर्क में ले आए, तो उसको लिख लेते हैं। फलन क्या है, समुच्चय ए से बी में परिभाषित हुआ है संबंध, जिसके अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अर्थात केवल एक अवयव से संबंध बनाता है, ए से बी में एक फलन कहलाता है। इसे f such that a to b द्वारा निरूपित करते हैं। यदि फलन f समुच्चय ए पर परिभाषित है तो इसे f such that a to a द्वारा व्यक्त करते हैं। फलन का प्रांत, सह-प्रांत एवं परिसर। f such that a to b, तब फलन का प्रांत डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, a। फलन का सह-प्रांत क्या होगा, b, वो डोमेन ऑफ फंक्शन। एवं जो इसका परिसर है वो प्रतिबिंबों का समुच्चय होती है। यह ध्यान दें, कुछ विशेष बातें हैं। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। क्या मतलब है इस बात का, अर्थात प्रत्येक संबंध का फलन होना आवश्यक नहीं है। केवल वही संबंध फलन होते हैं जो इस नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके अंदर यह गुण पाया जाता है। सेकंड, फलन y f(x), x के जिन मानों पर परिभाषित होता है उनका समुच्चय फलन का प्रांत होता है। परिभाषित से तात्पर्य आपको बताया था, फलन का मान निश्चित एवं वास्तविक प्राप्त होता है और वो मान कहां पर होगा, सह-प्रांत के अंतर्गत, तो फलन परिभाषित माना जाएगा। अगर प्रांत के किसी बिंदु के लिए मान ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो अर्थात वो बिंदु संबंधित ही नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रांत का प्रत्येक बिंदु संबंध बनाना आवश्यक है, तो फलन परिभाषित नहीं होता है। या मान प्राप्त हो रहा है, वो ऐसा मान प्राप्त हो रहा है जो वास्तविक मान और निश्चित मान है ही नहीं, तो जो बी के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फलन कैसा माना जाता है, अपरिभाषित। तो यह फलन y f(x), x के जिन मानों पर परिभाषित है, अर्थात जिन पर फलन का मान निश्चित एवं वास्तविक प्राप्त होता है। परिभाषित से क्या अर्थ है, जिन पर फलन का मान निश्चित और वास्तविक प्राप्त होता है, तो उन बिंदुओं का समुच्चय ही फलन का प्रांत हो जाता है। x के उन मानों का समुच्चय ही प्रांत हो जाता है। थर्ड, यदि y का मान x पर निर्भर करता है तब y को x का फलन कहा जाता है। और उल्टा हो जाए, x का मान y पर निर्भर करने लगे तो फिर कौन हो जाएगा, x फलन हो जाएगा y का।
या x y की जगह कोई अन्य चर राशि भी मानी जा सकती है। वहां ये निश्चित नहीं है कि y ही x का फलन है, x भी y का फलन हो सकता है, y किसी अन्य चर राशि t का फलन हो सकता है, t किसी x का फलन हो सकता है, u किसी v का फलन हो सकता है। अर्थात फलन की मुख्य बात क्या है कि एक राशि जब दूसरी राशि पर निर्भर करती है तब वो उसका फलन कहलाती है। तथा इसे y इक्वल फंक्शन ऑफ x द्वारा निर्दिष्ट करते हैं एवं x यहाँ पर कैसा हो जाता है, स्वतंत्र चर, y कैसा हो जाता है, आश्रित चर। दोनों ही कैसी राशि है, चर, क्योंकि दोनों का मान बदलता है, पर एक स्वतंत्र रूप से बदलती है जबकि दूसरी उस पर निर्भर करती है। जब x बदल जाएगी तो y अपने आप मान बदल देगा। तो यहाँ पर x स्वतंत्र हो जाती है और y हो जाती है आश्रित। तो जो फलन होती है वो तो होती है आश्रित और जिसका फलन है वो होती है स्वतंत्र। यहाँ तक कोई परेशानी है? बिल्कुल कन्फर्म है, हटा दूं इसे। तो अब अगला देखते हैं फलन का मान, कि फलन का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। फलन का मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फलन का मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फलन y इक्वल f(x) का किसी बिंदु x बराबर a पर मान फलन में x के स्थान पर a रखकर ज्ञात किया जाता है। अर्थात उस बिंदु को फलन में x के स्थान पर रख देना चाहिए। अर्थात फंक्शन ऑफ a को a पर फलन का मान कहते हैं। जैसे एक फलन दिया है फंक्शन ऑफ x इक्वल 2x² - 1, x का फलन है कोई, तो यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तब x के स्थान पर फलन में क्या रख दिया जाएगा, 3। फलन क्या है, एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहा है। अर्थात फलन एक नियम होता है। वो नियम क्या है कि जो भी बिंदु इसमें आप लगाओगे उसका वर्ग किया जाएगा, फिर दोगुना किया जाएगा, तब एक कम किया जाएगा। वर्ग के दोगुने में से एक कम किया जाएगा। इस प्रकार का संबंध है जो फलन में कन्वर्ट किया गया है। तब यहाँ पर x के स्थान पर 3 लगाने पर मान क्या आ जाता है, 17 प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात x बराबर 3 पर फलन का मान क्या आ रहा है, 17, जो एक निश्चित और वास्तविक राशि है। तो 3 पर फलन कैसा माना जाएगा, परिभाषित। परिभाषित हो गया। अब नीचे समझते हैं परिभाषित फलन क्या होता है। किसी बिंदु पर फलन का मान निश्चित एवं वास्तविक राशि प्राप्त होता है तब उस बिंदु पर फलन क्या होता है, परिभाषित होता है। तो फलन किसी बिंदु पर परिभाषित है अथवा परिभाषित नहीं है, इसका पता लगाने के लिए उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना चाहिए। फलन यदि निश्चित और वास्तविक प्राप्त होता है मान किसी बिंदु पर फलन का, तब तो उस बिंदु पर फलन परिभाषित है, अन्यथा अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित कब हो जाता है, यदि किसी बिंदु पर फलन का मान अनिश्चित अथवा अनिर्धारित इंडिटरमिनेट हो जाए, प्राप्त होता है तो उस बिंदु पर फलन अपरिभाषित माना जाता है। तो परिभाषित अपरिभाषित फलन का मान, ये सब क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया तब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। जब हम फलन से संबंधित मूल बातों को समझ जाएंगे तो फलन क्या होता है, फलन का प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर क्या होते हैं। अर्थात फलन कुछ और नहीं, एक संबंधी है। एक संबंध में ही एक विशेष बात आ गई है और वो संबंध ही फलन कहलाने लग गया है। तो फलन से कहीं भी डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने अगर क्रमबद्ध तरीके से स्टडी की है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अगर हमने क्रमबद्ध तरीके से स्टडी नहीं की है तो समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या कराया गया था, संख्याओं का ज्ञान। क्यों कराया गया था, क्योंकि हमें पता था कि संख्याओं का ज्ञान होगा तभी आप समुच्चय को समझ पाएंगे। जब आप समुच्चय समझ गए तो समुच्चयों पर फिर संक्रियाओं का ज्ञान कराया गया, जिसके अंतर्गत तुमने विभिन्न संक्रियाएं देखी, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर। इसके बाद तुम्हें कार्तीय गुणनफल जब समझ में आ गया था तब आपको पता चला संबंध के बारे में कि A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय ही A से B में एक संबंध है। एनी जो रिलेशन है, कोई भी एनी रिलेशन फ्रॉम सेट A टू द सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का कोई उपसमुच्चय ही है। जब आप संबंधों को समझ गए तो संबंधों से संबंधित बातें समझाएंगे आपको कि संबंध में प्रांत क्या होता है, उसका सहप्रांत क्या होता है, उसका परिसर कैसे निकालते हैं,
तो प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करने पड़ते थे। संबंध में सह-प्रांत पता चल जाता था कि वो कौन से समुच्चय पर परिभाषित हो रहा है, इतने से पता चल जाता था। अब संबंधों में से ही हम आगे बढ़े हैं फलन की ओर। तो हमने देखा, तो संबंध तक हमारा अगर क्लियर है तो संबंध के बाद हमने फलन को समझा, तो एक संबंध ही तो फलन में बदल गया है। तो अर्थात फलन तो संबंध रहेगा ही रहेगा, वो संबंध का गुण क्यों त्याग देगा। कोई व्यक्ति यदि डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है तो वो व्यक्ति होने का गुण कैसे त्याग देगा। क्या एक इंजीनियर को आप व्यक्ति मानना बंद कर दोगे। एक इंसान इंजीनियर बन जाता है तो क्या अब उसे इंजीनियर है, ये तो इंसान नहीं है। क्या ऐसा कहा जाएगा कि ये तो इंजीनियर साहब है, इंसान नहीं है। इंसान तो फिर भी रहेगा ना। तो पहला जो संबंध में से फलन अगर बना है तो प्रत्येक फलन संबंध को रहना चाहिए, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इंजीनियर नहीं है। क्यों कि वो शर्तें उसे फॉलो करनी पड़ेंगी तभी इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ संबंध के साथ क्या शर्तें लगा दी गई कि कोई संबंध या समुच्चय ऐसे समुच्चय भी में परिभाषित है तो वहां पर एक एक कुछ अवयव संबंध बना सकते थे, कुछ छूट भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एक एक प्रत्येक अवयव को संबंध बनाना ही पड़ेगा। और दूसरी शर्त ये भी थी कि वहां पर चलो सब भी बना लेते हैं तो वहां पर एक अवयव कितने भी से संबंध बना सकता था। यहाँ पर ऐसी भी बात नहीं है, यहाँ प्रत्येक को मौका दिया जाएगा, अर्थात कोई छूटना भी नहीं चाहिए। एक भी छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो एक भी छूटना भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि किसी को दोबारा मौका भी नहीं मिलना है, संबंध एक ही बार कर और प्रत्येक को करना ही है, तो ना तो कोई छूटने वाला। अब इसको रोस्टर रूप में लिखा हो तो कैसे पता लगाएंगे। रोस्टर रूप में पता लगाना बहुत आसान है कि जो XY प्रकार के कृमित युग्म है तो A का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कृमित युग्म का प्रथम घटक अवश्य होना चाहिए और किन्हीं भी कृमित युग्मों के प्रथम युग्म जो प्रथम घटक है वो समान नहीं होने चाहिए। तो दोबारा मौका ही नहीं मिला। समझ में आ गई बात। तो वो संबंध क्या हो जाएगा, A से B में एक फलन हो जाएगा। अगर वो A पर ही फलन है या A में फलन है ऐसा कहा जाए तो उसका सहप्रांत प्रांत तो सीधा ही पता चल जाता है कि A ही होगा। परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होती है, वो स्थिति पर निर्भर करेगी कि वो वहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सहप्रांत के एक ही अवयव से प्रांत के सभी अवयव संबंध बना लें, सभी रिलेटेड हो जाए, तो परिसर में केवल एक ही बिंदु आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी बिंदु होंगे परिसर के अंतर्गत वो क्या होंगे, बी के ही होंगे, अर्थात फलन के मानों का समुच्चय। फलन का किसी भी प्रांत के किसी बिंदु पर मान ही तो उसका प्रतिबिंब कहलाता है और वो लौट के उसका क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो अब ये समझ लेना है कि फलन का मान क्या होता है। मान से अर्थ क्या है, जो हमने देखा था संबंध के अंदर जिसे हम प्रतिबिंब कह रहे थे वही फलन का मान है। उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। प्रांत के किसी बिंदु अगर सहप्रांत के किसी बिंदु से संबंधित हो जाता है, प्रांत का कोई बिंदु तो सहप्रांत के किसी बिंदु से संबंध बनाता है तो वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब ही उस बिंदु पर फलन का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो फलन का मान आपको फलन दिया है y इक्वल फंक्शन ऑफ x, फलन को f से रिप्रेजेंट करें, g से करें, s से करें, इसका मतलब समझ लेना चाहिए। y क्या है, सहप्रांत का अवयव है, x क्या है, प्रांत का अवयव है। तो यानी इसको कहा गया फंक्शन ऑफ x, x का फलन। तो x यहाँ पर कैसी राशि है, स्वतंत्र चर, और y कैसी हो गई है, आश्रित चर। तो y निर्भर करने लग गई x पर। तो x की वैल्यू आपके पास है तो फलन में लगाओगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर y को कहते हैं आश्रित चर, x को कहते हैं स्वतंत्र चर राशि। ठीक है, किसी बिंदु पर मान निकालना भी तुम्हारी समझ में आ गया। कैसे मान निकालते हैं, परिभाषित कब होता है फलन, जब उसका मान निश्चित और वास्तविक आता है, अन्यथा वो अपरिभाषित हो जाता है, काल्पनिक आ जाए, अनिश्चित आ जाए, इस प्रकार का माना जाता है तो अपरिभाषित है। जब ये कंफर्म आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है तो इसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनों पर, फलनों के प्रकारों में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इसे तैयार करें। इसमें किंचित मात्र भी संदेह है, कहीं भी आपको परेशानी है तो आप
पहला दायित्व यही बनता है कि सबसे पहले अपनी समस्या रखें। अगर वो समस्या बनी रहती है और मैं आगे पढ़ाता रहता हूं तो वो समस्या आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। गणित का मूल सिद्धांत क्या है कि गणित सबसे सरल विषय है और गणित सबसे कठिन विषय है। ये बात आपको एक दिन और बताई थी। गणित से सरल भी कुछ नहीं होता है, गणित से कठिन भी कुछ नहीं होता है। गणित सरल कब है? यदि आपकी क्रमबद्धता है, जो भी बात आपको बताई जा रही है वो आपकी समझ में 100% आ गई तो आगे की आप चिंता ही नहीं करें। क्यों? आगे तो अपने आप समझ में आएगी ना। आपकी दीवार यदि सीधी चल रही है तो उस पर आप ईंट पे ईंट रखते जाओगे, दीवार उठती जाएगी। लेकिन आपने एक जगह भी उसे अगर टेढ़ी दीवार हो गई तो ईंट रखोगे तो गिर जाएगी। तो ऐसे ही गणित है, एक दीवार की तरह। आपकी दीवार कितनी ऊंची जा सकती है? तो इस बात का बैलेंस ही गणित है। आप बैलेंस बनाए रखिए। जो भी चीज समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आनी चाहिए। क्यों? आपने देखा है कि संख्याओं से समुच्चय, समुच्चय से हम आए संबंध में, संबंध से हम आ रहे हैं फलन में और फलों से ही हम जाएंगे फलों के प्रकार में। और जब फलों के प्रकार में जाएंगे तो फलों का प्रयोग करते हुए जो आपको बताया था मैंने कि कलन ब्रांच में जाऊंगा मैं, जहाँ पर कैलकुलस में जाऊंगा तो समाकलन अवकलन में पहुंच जाऊंगा। तो टोटल फलों का प्रयोग करते हुए जब 12th में आप जाओगे तो 12th में आपका 38 मार्क्स का जो पेपर के अंदर आपका 80 नंबर का पेपर बनेगा, उसमें से 38 यानी 38 नंबर तो केवल कलन से बनने वाले हैं, बाकी 42 नंबर अदरवाइज से बनेंगे। तो बताइए फलन कितना महत्वपूर्ण है। तो फलन को हल्के में लें? बिल्कुल नहीं लें। हल्के में तो बिल्कुल गणित लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गणित से सरल कुछ है नहीं। तो ये बात केवल अपने तक रखें, दूसरों को न बताएं। क्योंकि दूसरों को बता देंगे दुनिया गणित समझ जाएगी, दुनिया गणित पढ़ने लग जाएगी। तो दुनिया गणित को रहस्य को जान जाएगी कि गणित वास्तव में सरल होता है। कौन जान जाता है इसके रहस्य को? वो ही जान पाता है जो क्रमबद्धता से चलता है। और जिसका क्रम टूट जाता है वो इसके रहस्य को जान नहीं पाता है, और जान नहीं पाता है तो इसको कठिन मान बैठता है। गणित कठिन नहीं है। गणित की कमजोरी क्या है? मैंने आपको आज कमजोरी बता दी गणित की कि गणित से सरल कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि उसमें क्रमबद्धता बनी रहे। और जब इसकी क्रमबद्धता टूटती है तो फिर अगली सीढ़ी पे नहीं चढ़ने देता है। तो बस इस रहस्य को किसी को न बताएं, खुद समझ लें। गणित की कमजोरी है उसकी क्रमबद्धता। जो स्टूडेंट क्रमबद्धता को बनाए रखता है उसके लिए गणित सरल होता है, और जिसकी क्रमबद्धता टूट जाती है उसके लिए गणित कठिन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।